हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आप लोग को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आज हम इस सेशन में देखेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होता है। अब आज अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा तो मुझे नहीं लगता आज आपको कोई डाउट बचेगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिनी एंड सर्लेटिन इन अप्रैल 1938। हमारा जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी था, ये हमारा एक टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले बिनियन सेलेटी नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था अप्रैल 1938 में। और फ्रॉम 1980 यूज्ड अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। 1980 के बाद से उसको हम एक यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मतलब होता है ग्रैंड माल सीजर का प्रोडक्शन इंडिविजुअल में, जो कि हम इलेक्ट्रिकल करंट के इंडक्शन से करते हैं। ठीक है, द स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड्स डेटा प्लेस्ड ईदर बाइलेटरली इन फ्रंटल टेम्पोरल रीजन, यूनिलेटरली ऑन नॉन डोमिनेंट साइड। हम करंट को जो अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, वो हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से यूज अप्लाई करते हैं। हम उसको बाइलेटरी मतलब दो इलेक्ट्रोड्स को दो साइड ऑफ हेड पे या फिर एक ही साइड ऑफ हेड पे दो जगह पे इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड। हम देखेंगे कि जो हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं उससे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 में कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि कितना वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक करंट का, कितने ड्यूरेशन के लिए हम देंगे। ठीक है, हमारा जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो 70 to 120 वोल्ट होता है, और जो हमारा ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमारा 0.7 to 1.5 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीजर प्रोड्यूस्ड, और हम देखेंगे जो हमारा होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ सीजर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम मेनली सबसे पहले देखें हम ग्रैंड मास सीजर को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो फेजेस आते हैं। पहला फेज आएगा टोनिक फेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 10 to 15 सेकेंड। सेकेंड फेज हमारा आएगा क्लोनिक फेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 30 to 60 सेकेंड्स। ठीक है, हम ग्रैंड मास सीजर को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें दो फेजेस होते हैं, टॉनिक और क्लोनिक फेज। ठीक है, अगला हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है वो कैसे काम करता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन। हमारा जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है वो हमें नहीं पता कि मतलब कैसे काम करता है। वन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ईसीटी पॉसिबली अफेक्ट्स द कैटाकोलामाइन पाथवे बिटवीन डाइएन्सेफेलॉन एंड लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। हमें करेक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में जो इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं वो हमारा जो कैटाकोलामाइन पाथवे होता है हमारे डाइएन्सेफेलॉन, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के बीच में, इन तीनों के बीच में जो हमारा कैटाकोलामाइन पाथवे होता है उसको अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, उन तीनों पे एक्शन करता है, वहीं से हमारा ग्रैंड मास सीजर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईसीटी। हम देखें हमारा जो ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है वो दो टाइप की होती है। पहला डायरेक्ट ईसीटी, दूसरा मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी हमारा ईसीटी इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन। दिस इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड मेथड नाउ। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, हम ईसीटी को पेशेंट को डायरेक्टली दे देते हैं। इसमें पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया मेडिकेशन या मस्कुलर रिलैक्सेंट्स कुछ भी नहीं देते, डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं। इन मॉडिफाइड ईसीटी में हम ईसीटी इज मॉडिफाइड बाय मस्कुलर रिलैक्सेशन जनरल एनेस्थीसिया। मॉडिफाइड ईसीटी में हम पेशेंट पे जो ईसीटी अप्लाई करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं पेशेंट को, तो पहले हम उनको मसल रिलैक्सेंट्स मेडिकेशन और जनरल एनेस्थीसिया अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं पेशेंट पर। तो ये मॉडिफाइड है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है कि चीज़ों को इम्प्रूव करना, यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट किए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम देखेंगे कि मतलब कितने देते हैं, कितने नंबर देते हैं, इस चीज़ हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी 3 times पर वीक और एज इंडिकेटेड। नॉर्मली हम जनरली पेशेंट्स को मेनली 3 times पर वीक ही देते हैं, जो मेनली पेशेंट्स को। और कितने नंबर में देते हैं, 6 to 10 up to 25। हम 6 to 10 या up to 25 तक पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इलेक्ट्रोड, हम जो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम करंट अप्लाई करते हैं पेशेंट में, वो हम इलेक्ट्रोड पेशेंट में कैसे इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हैं, कौन कौन से रीजन में कैसे, वो हम देखेंगे। सबसे पहला
बाइलेटरल ईसीटी। बाइलेटरल इलेक्ट्रोथेरेपी में ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड 2.5 to 4 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द ट्रेगर्स ऑफ ईयर एंड लेटरल कैंथर्स ऑफ आई। हमारा जो लेटरल कैंथर्स ऑफ आई और ट्रेगर्स ऑफ ईयर की जो मिड पॉइंट होगा उसके जस्ट 2.5 to 4 सेंटीमीटर अबव हम इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हैं बाइलेटरल ईसीटी में। यूनिलेटरल में इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड, यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड। हम यूनिलेटरल ईसीटी में एक साइड ऑफ हेड पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, मेनली नॉन डोमिनेंट साइड को लेते हैं, ठीक। इंडिकेशंस में हमारा सबसे पहला आएगा मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में हमारा हो जाएगा सुसाइडल रिस्क, स्टूपर, poor intake of food and fluids, melancholia with psychotic features, unsatisfactory response to drugs, where drugs are contraindicated has serious side effect. ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस, ठीक है। सीवियर कैटाटोनिया में स्टूपर, पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स, अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, व्हेन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैज सीरियस साइड इफेक्ट। सीवियर साइकोसिस, सुसाइडल रिस्क, होमिसाइड, डेंजर ऑफ फिजिकल असॉल्ट, depressive features, unsatisfactory response to drugs, when drugs are contraindicated has serious side effects. हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमारा मतलब हम ईसीटी कब कब नहीं दे सकते हैं। हम अगर पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है तो नहीं देंगे, सेरेब्रल एन्यूरिज्म के कंडीशंस में नहीं देंगे, सेरेब्रल हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, निमोनिया, रेटिनल डिटैचमेंट, हम इन सभी कंडीशंस में प्रेजेंट्स में ईसीटी नहीं देंगे। साइड इफेक्ट्स में हमारा मतलब ईसीटी में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, पुअर कंसंट्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, वीकनेस, फटीग, माल्पिटेशंस, नोजिया, अनस्टेडी गेट, टंग बाइट एंड इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, ये हमारा साइड इफेक्ट है। रोल ऑफ में हम देखेंगे हमारा मतलब ड्रग्स का क्या क्या रोल होता है ईसीटी की अप्लाई करने में। सबसे पहला देखेंगे प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन, मतलब प्री ईसीटी अप्लाई करने से पहले detailed medical and psychiatric history including history of allergy, assessment of patients and families knowledge of indications, side effects, therapeutic effect and risk associated with ECT, and informed consent should be taken, allow any unfounded fears, anxieties, assess baseline vital signs. Patients should be on empty stomach for 4 to 6 hours prior to ECT, without night doses of medications, without oral medications in the morning. हम मतलब ECT अप्लाई करने से नर्स क्या करेगी, पहले पेशेंट और फैमिली की नॉलेज लेवल असेस करेगी ईसीटी के रिगार्डिंग, फिर हिस्ट्री कलेक्ट करेगी पेशेंट की मेडिकल साइकेट्रिक हिस्ट्री और उसका एलर्जीज के बारे में। इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट से लिया जाएगा, ठीक है। पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करेंगे और ईसीटी से 4 to 6 आवर्स पहले ही पेशेंट का जो स्टमक हो वो एम्प्टी रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आएगा इंट्रा प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के ड्यूरिंग में सबसे पहला प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द ईसीटी टेबल इन सुपाइन पोजीशन, स्टे विद द पेशेंट टू अलाउ एंग्जाइटी एंड फियर, असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग द एनेस्थेटिक एजेंट, सिंस द मसल रिलैक्सेशन पैरालाइजेस ऑल मसल्स इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी मसल, पेटेंट एरिया शुड बी इंश्योर्ड, माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट। ये हमारा इंट्रा प्रोसीजर केयर हो गया। लास्ट हमारा आएगा पोस्ट प्रोसीजर केयर, मॉनिटर वाइटल साइंस, continue oxygenation till spontaneous respiration starts, assess for post-ictal confusion and restlessness, take safety precautions to prevent injury. If there is severe post-ictal confusion and restlessness, IV diazepam may be administered. Document any findings as relevant in the patient record. आज के सेशन में हमने स्टार्ट किया, आज के सेशन में हमने ईसीटी देखा, ईसीटी के डेफिनेशन, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके टाइप्स, एप्लीकेशन और रिपोर्ट्स, हमने सब कुछ देखा। आज का सेशन में यहीं पे करते हैं। थैंक यू।